हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का F24 क्लासेस चैनल पर। तो भाई देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं एक फ्रेश एकदम नया विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर। अब देखिए, जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हर एक पेपर में मेरे सबसे अच्छे नंबर आएँ, यानी मेरे इतने नंबर आए कि हर कोई देखे तो मेरे नंबरों की तारीफ़ करे, तो देखो ऐसे आपको क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी पेपर होता है उसका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए कि A to Z हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर कैसा आएगा, वो पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, इसी के लिए हम क्या करा रहे हैं, अपने चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वायरल मॉडल पेपर करा रहे हैं। यानी ये ऐसे मॉडल पेपर होते हैं जिनको अगर आप बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि भाई आप 2026 बोर्ड एग्जाम में इजीली 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे विज्ञान का एक ऐसा मॉडल पेपर जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके हर एक क्वेश्चन से ले लो चाहे कुछ ले लो, हर चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इस मॉडल पेपर के हर एक क्वेश्चन को। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, सबसे पहले आपको अनुक्रमांक दे रखा होगा, तो आपको यहाँ पर अपना नंबर डाल देना है, रोल नंबर। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको अपना नेम जो है वो डाल देना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ तो पूरा पेपर आपको 3 घंटे 15 मिनट के अंदर समाप्त करना है, जिसके लिए आपको टोटल 70 नंबर का पूर्णांक आता है। यानी ये पूरा पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ निर्देश दे रखे होते हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके। ठीक है, और स्टार्टिंग के जो आपको 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी इस पेपर में पूछी गई हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस मॉडल पेपर में पूछे गए हैं और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। तो अगर मैं बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखिए यहां पर आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो कि टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 20 अंक के पूछे जाएंगे, यानी टोटल 20 नंबर के पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आएंगे टोटल 20 नंबर के। तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग नज़र डालिए और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक धातु, ठीक है, जो ये हमारी जिंक धातु होती है, जब ये H2SO4 के विलयन से क्रिया करती है तो देखिए ZnO4 मिलता है और आपका H2 जो है ये बाहर निकल जाता है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये ZnO4 नहीं होगा, इसके जगह यहाँ पर होगा ZnSO4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा ZnSO4। तो होता क्या है कि जब आपका जिंक धातु H2SO4 के विलयन के साथ क्रिया करता है तो देखिए ये जो आपका H2 होता है ना, ये हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है ये H2, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है और ये जो जिंक धातु होती है ना, ये इस हाइड्रोजन को हटा करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाती है। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं भाई विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो अगर मैं बात करता हूं इसके सही ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अधिक अभिक्रियाशील धातु ने एक कम अभिक्रियाशील धातु के विलयन से उसी को विस्थापित कर दिया है। इसी वजह से हम इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भाई बोलते हैं। तो सभी स्टूडेंट को ये बेसिक चीज़ याद रख लेनी है। इसके बाद आगे मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताने का प्रयास करेंगे कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो बनना होता है, इसका उदाहरण क्या होता है। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं बात करता हूं तो भैया कार्बन धातु को जब हम वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी जब C+O2 को आपस में क्रिया कराते हैं तो CO2 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बना रहे हैं ना, तो बेसिकली इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो यही चीज़ हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है।
तो ये जो आपकी अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया आपकी किस तरीके की है? तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी ये हमारी संयोजन अभिक्रिया है। यानी जिसमें भाई देख सकते हो कि दो अभिकारक, ठीक है, मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और अगर आपने रिएक्शन जो रासायनिक अभिक्रिया होंगी वो पढ़ी होंगी तो आपको पता चलेगा कि संयोजन अभिक्रिया में यही डिफिनीशन होती है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद का, ठीक है, यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी रिएक्शन प्राप्त होती है वो संयोजन अभिक्रिया होती है। तो वहीं से ये आपका एक क्वेश्चन उठाया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये, ठीक है, इसको नोट कर लेना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी स्टूडेंट। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं भाई जो 2026 बोर्ड एग्जाम में आपके बिल्कुल एकदम पूछे गए हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट यानी पूछे जाएंगे, तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, ठीक है, यानी 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ये क्या दे रखा है? तो ये दे रखा है हमको हाइड्रोजन आयन सांद्रण, और हमसे कह रहा है कि इस विलयन का पीएच मान बताइए। तो देखो स्टूडेंट, इसका आंसर आपको निकालना कैसे, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेसिकली वहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू आपको अलग अलग दे रखी होगी। तो आपको क्या करना है कि ये 10⁻⁻ का जो 7 है, ये 10⁻⁻ जो -7 है, इस पर आपको फोकस करना है। इसमें आप लोगों को ये जो -7 दे रखा है ना, ये -7, इसको आपको क्या कर देना है, बस इसको धनात्मक बना देना है, यानी प्लस की जगह, यानी माइनस की जगह आपको इसको प्लस बना देना है, और ये आपका केवल 7 बन जाएगा। अगर आप प्लस का 7 लिखोगे या आप 7 लिखोगे, दोनों बराबर ही हैं। तो ये जो आपका -7 से +7 में बदल गया ना, ये 7, यही आपका क्या होता है, पीएच मान होता है, ठीक है। यानी जो भी हमारी 10⁻⁻ दे रखी होती है, इसको आप धनात्मक बना देंगे, वही हमारा विलयन का पीएच वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो आसान तरीके से मैंने एकदम समझाया। और अगर मैं बात करता हूं तो बी नंबर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आप आगे क्वेश्चन नोट करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला हमारा 4 नंबर। जैसा कि आपने देखा कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁹। देखिए 10⁻⁷ ये इतना नहीं आया, लेकिन 10⁻⁹ ये बहुत बार पूछा गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ, इन ऑप्शन को आप लोग हटा लो, ये गलत ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो देखो एकदम आसान है, ये 10⁻⁻9 दे रखा है ना, मैं क्या करूँगा, इस 10⁻⁻9 को, यानी जो आपका ये -9 दे रखा है ना, इसको मैं 9 में बदल दूंगा, यानी धनात्मक में बदल दूंगा, और यही हमारा पीएच मान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ पीएच मान की, तो ये हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो विलयन होगा वो कैसा होगा, आपका जो विलयन होगा वो क्षारीय विलयन होगा। कैसा विलयन होगा? क्षारीय विलयन, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखना कि अगर 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा, 7 से अगर कम है तो विलयन अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन से देखते हैं और बात करते हैं। तो चलिए भैया आगे क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का दे रखा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ लेड नाइट्रेट के रासायनिक फॉर्मूले की, तो आप लोगों को याद कर लेना है कि Pb, ठीक है, PbNO3 और इस पूरे का होल ट्वाइस कर दोगे ना, तो ये आप लोगों का हो जाता है लेड नाइट्रेट का रासायनिक फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी PbNO3 का होल ट्वाइस ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एंटीमनी क्या है, ठीक है। तो बाहर थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा शोर हो रहा है बाहर, क्योंकि कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं। तो आप उस चीज़ को अवॉइड करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, एंटीमनी क्या है, ठीक है। तो एंटीमनी क्या है आपको यह बताना है। तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करता हूँ एंटीमनी की, तो यहाँ पर जो हमारा एंटीमनी है ना, ये हमारा उपधातु है। ये क्या है भैया? ये हमारा उपधातु है। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। चलिए
आगे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में धात्विक तत्व कौन सा है। तो देखिए पी दे रखा है यानी पोटेशियम दे रखा है, He यानी हीलियम दे रखा है, यस हमारा सल्फेट दे रखा है, Li हमारा लिथियम दे रखा है। तो आपको इनमें से भैया हमारा धात्विक तत्व कौन सा है यह बताना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन आप सी नंबर लगा लोगे, यानी लिथियम जो है ये हमारा एक धात्विक तत्व होता है। तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए भैया। इसके बाद मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने 1 से लगाकर 6 तक डिस्कस किए, ठीक है, 1 से लगाकर 6 तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके थे किसके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के थे, ठीक है भाई। तो केमिस्ट्री के जितने भी प्रश्न मैंने 1 से लगाकर 6 तक बताए ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अब यहाँ से जो आपका अगला खंड होता है वो खा है, और अगर मैं खा की बात करता हूँ तो देखिए खा में आपका क्या पूछा जाएगा, खा में आपका बायोलॉजी पूछा जाएगा, ठीक है, बायोलॉजी पूछा गया है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में कौन परपोषी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कवक दे रखा है, फीता क्रमी दे रखा है, ईस्ट दे रखा है और आपका मनी प्लांट दे रखा है। और इसमें से हमसे केवल परपोषी पूछ रहा है कि परपोषी इनमें से कौन सा नहीं है। परपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव जंतु जो भैया दूसरों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, तो इनमें से परपोषी कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो मनी प्लांट होता है ना, मनी प्लांट ये आपका परपोषी नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृत्त एक तंत्र का भाग है। तो आगे मैं बात करता हूं कि मनुष्य में जो हमारा वृक्क होता है ये किस तंत्र से संबंधित भाग है। तो अगर मैं बात करूं इसके सही ऑप्शन की, तो हम लोगों का जो उत्सर्जन है ना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का होता है। यानी मनुष्य में जो वृत्त होता है ना, वृक्क, ठीक है, वृत्त नहीं होता है वृक्क होता है। तो एक चीज़ आप याद कर लेना कि कहीं कहीं पर वृत्त दे रखा होता है तो वृक्क नहीं होता है, ये वृक्क होता है, ठीक है, वृक्क। तो वृक्क जो हम लोगों का होता है ये भाग किस, ये जो तंत्र होता है किससे संबंधित होता है, वृक्क तंत्र किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 10 देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मानव जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो आगे अगर मैं इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन की बात करूं तो जो मानव जनन तंत्र होता है ना, तो मानव जनन तंत्र के कॉपर टी लगाई जाती है आप लोगों के गर्भाशय में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लेना कि जो भाई गर्भाशय होता है ना, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो मादा होती हैं, जो हमारी महिलाएं होती हैं, उनकी गर्भाशय में हम लोग कॉपर टी लगाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि इसको लगाने से जो जनन की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं, तो चलिए देखते हैं। तो आगे आप लोग अपनी नज़रों को डालिएगा और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो द्विनिषेचन होता है ये किस में पाया जाता है। तो देखिए सभी लोगों को ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर तैयार कर लेने हैं जो कि छोटे छोटे मतलब कि छोटी छोटी लाइनों के होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में अधिकतर 2 से 3 जरूर आते हैं। छोटी छोटी लाइनों के क्वेश्चंस होते हैं और हर साल आते हैं भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने शामिल कर रखे हैं। तो देखिए द्विनिषेचन होता है ये किस में पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आवर्तीय बीजी पौधों में, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए द्विनिषेचन पाया जाता है किसमें, आवर्तजीवी पौधों में, आवर्त बीजी पौधों में। चलिए अगला प्रश्न नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मैं बात करूं मनुष्यों में, ठीक है, तो मनुष्य की अगर मैं बात करता हूं तो मनुष्य में गुणसूत्र आपके टोटल 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 23 जोड़ी होते हैं। तो अगर मैं इनसे 23 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी, यानी सिंपल भाषा अगर मैं बात करूं तो 46 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो आप बताएंगे 23 जोड़ी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस मैंने क्लियर कर दिए कि अगर संख्या पूछ दे तो आप 46 बताओगे, अगर आपसे कितने जोड़ी होते हैं तो आप 23 जोड़ी बताओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लेना। चलिए अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि मेंडल के अनुसार मटर के
बौन नहीं होता है, बौने होता है। ठीक है, बौने आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो बौने किसकी बात आएगी? बौने की। तो मेंडल के अनुसार जो मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप होता है वो क्या होता है? तो अगर मैं बात करता हूँ जीनोटाइप की, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जीनोटाइप हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी स्मॉल टी जो होता है ये जीनोटाइप का क्या होता है? बिल्कुल सही कह सकते हो, पौधे का एक चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कैपिटल टी तो ये शुद्ध बौने का होता है। ठीक है, और इसी तरीके से आपकी अगर मैं बात करता हूँ संकर बौने का तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर संगत बौने पौधे की मैं बात करता हूँ तो स्मॉल टी और कैपिटल टी होता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि आपके जो बौने पौधे का, शुद्ध बौने पौधे का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो भैया वो स्मॉल टी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे मतलब कि क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक, तो क्वेश्चन नंबर 8 से लगा करके 13 तक जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे, आपको पता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के थे। ठीक है, और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पहले भी हम 1 से लगाकर 6 तक डिस्कस कर चुके थे। और अब चलिए हम डिस्कस करेंगे आगे 14 से लगाकर टोटल 20 तक की क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास करेंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर जो हमारे 14 से लगाकर 20 तक की पूछे गए हैं वो हमारे कहाँ से हैं। ठीक है, तो देखिए उपखंड हमारा गा है, और यहाँ पर हमारी जो लास्ट में पूछी गई है वो हमारी होगी फिजिक्स, क्योंकि भाई लास्ट में फिजिक्स ही केवल बची है। और 3 भाग आपके होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायो होता है। तो आप सभी को ये बेसिक जानकारी तो पहले से ही पता होगी। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले 14 नंबर क्वेश्चन की। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर हैं, दर्पण तथा लेंस संभावित होंगे। तो अगर मैं फिर से देखिए मैं पढ़ता हूं और इसको बताने का प्रयास करता हूं। तो फोकस दूरी हम लोगों की 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और अगर मैं बात करता हूं किन किन की दे रखी है, तो एक पतला गोली लेंस हम लोगों का है, और दूसरा है भाई कह सकते हो गोली दर्पण। ठीक है, एक हमारा पतला गोली दर्पण है और एक हमारा पतला गोली लेंस है। दोनों की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ऐसी कंडीशन में हमको यह बताना है कि लेंस हमारा कैसा होगा। ठीक है, तो देखो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि ऐसी कंडीशन में हमारे दोनों अवतल होंगे। कैसे होंगे? दोनों अवतल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। दोनों अवतल भी हो सकते हैं और एक अवतल और एक उत्तल भी हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में कौन सा ऑप्शन सही है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप मान सकते हो, 2 में से कोई एक ऑप्शन सही है तो बताइएगा भैया। गोली दर्पण और पतले गोली लेंस में 15 सेंटीमीटर अगर फोकस दूरी दे रखी है तो दोनों हमारे कैसे होंगे? दोनों अवतल होंगे कि एक अवतल होगा एक उत्तल होगा? ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, 15 नंबर क्वेश्चन कि जब प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। मतलब हम क्या करते हैं, किसी प्रकाश किरण को, ठीक है, किसी बिंदु से गुजारते हैं और वह प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, तो आपको बताना है वह बिंदु लेंस का कौन सा बिंदु होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो फिर से पढ़ लेना कि जब प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी भी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करता हूँ सी वाला, तो ये वाला बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रकाशिक केंद्र हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। 3 कंडीशन दे रखी हैं। सबसे पहली कंडीशन दे रखी, जो वस्तु द्वारा
जो हमारी वस्तु है, ठीक है, वो किस में रखी हुई है, किसके सामने रखी हुई है, अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है। हमारी वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है और उसके द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है ना, वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, इसके बाद सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन तो यही दे रखी कि हमारे पास अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने हमने किसी वस्तु को रख दिया है। कंडीशन 3 आ गई हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है आभासी बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में वस्तु की स्थिति हम क्या रखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं बात करता हूँ सही ऑप्शन की, तो हम लोग वस्तु की स्थिति को रखेंगे मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी F ये हमारा मुख्य फोकस होता है और ये जो हमारा C वक्रता केंद्र होता है, इसके बीच में कहीं हम वस्तु को रखेंगे, तो जाकर के वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमें आभासी प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रतिबिंब है वो पता कहाँ जा कर के, यहाँ जा कर के मिलता हुआ नजर आएगा, यहाँ जा कर के बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आभासी, वास्तविक नहीं आभासी बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे प्रश्न नंबर 17 को देखिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ, तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो 17 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल दे रखी वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। हमको यह बताना है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। अगर अपवर्तनांक आपका 1.5 दे रखा हो तो आपको पता है m = क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, यानी किसी माध्यम में, सबसे पहले ऊपर होता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, नीचे होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल आप सभी को पता होती है, c होती है और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर अपवर्तनांक हमको m = 1.5 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ ना, तो देखो अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, फार्मूला देखिए आप याद कर लेना। ठीक है, फार्मूला आप याद कर लेना। अपवर्तनांक जो होता है आपको हर समय बदल के दे देगा क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर अपवर्तनांक कितना दे दिया गया, अपवर्तनांक यानी मेरे भाई m बराबर आप लोगों को 1.5 दे दिया गया है और फार्मूला हम लोगों का होता है m = C/V। मेरे हिसाब से C/V होता है, मुझे पता नहीं, बट C/V होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो C बराबर आपका 3 × 10⁸ है। ठीक है, और m बराबर हमारा यहाँ पर 1.5 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग नीचे 1.5 ले जाएंगे। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो देखो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर एक दशमलव लगेगा, 15 × 15, 15 दूनी 30, यानी कि m बराबर हम लोगों का आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो फार्मूला केवल आपको याद रखना है, m = होता है C/V। इस फार्मूले को याद कर लोगे और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप बना लोगे। ठीक है, तो m = क्या होता है, C/V, और हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दे रखी है। कितनी दे रखी है, यानी d बराबर आप लोगों को 2 दे रखा है। d बराबर कितना दे रखा है, d बराबर 2 दे रखा है और इसकी फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, यानी कि d बराबर 2 दे करके हमसे f की जो वैल्यू है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, मैं यहीं पर आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो फार्मूला आप लोगों का होता है d बराबर में 1/f। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों का होता है। जब कभी हमको d दे दिया जाए तो ये जो 1 होता है ये मीटर में नहीं, फिर ये सेंटीमीटर में बदल जाता है, यानी 100 सेंटीमीटर आ जाता है। और अगर यहाँ पर 2 हमारा दे रखा है, ठीक है, तो f हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 2 हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो कैंची गुणा हम लोग कर देते हैं, यानी f को इधर भेज देते हैं और हमारा जो 2 यहाँ वाला होता है वो नीचे आ जाता है। काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि f बराबर हमारा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा।
और ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होता है, यानी F बराबर 50 सेंटीमीटर, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे क्वेश्चंस को देखेंगे और आगे के क्वेश्चंस को समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए और इसको आप नोट करिए और इसका सही ऑप्शन बताने का सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। तो प्रश्न हम लोगों का दे रखा है कि दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष से क्या होता है, सिर्फ एक ऑप्शन आपको माइंड में लाना है कि जब भी कभी दूरदृष्टि दोष होगा तो उसमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं, और जब भी कभी पास की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं, ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है, जब भी कभी हमारी पास की वस्तुएं हमें ना दिखाई पड़े। यानी जब भी कभी दूरदृष्टि दोष हो, जब भी कभी दूरदृष्टि दोष हो तो हमेशा क्या होता है, चीज़ें दूर होती हैं। दूर का मतलब पीछे होती हैं, तो ऐसी ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। दूर का मतलब पीछे, दूर का मतलब पीछे, तो रेटिना के पीछे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे। और जब निकट दृष्टि दोष हो तो रेटिना के कहाँ बनेगा, आगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अभी के लिए हमारा सही ऑप्शन रेटिना के पीछे हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दूर दृष्टि दोष आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 नोट करेंगे। तो भैया 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो चालक तार, दो हमारे पास चालक तार हैं जिनके पदार्थ, अगर मैं जिनके पदार्थ की बात करता हूँ, पदार्थ में जिनकी मैं लंबाई की बात करूँ और इनके जो भी चीज़ हैं वो सब कुछ समान हैं। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, फिर इन्हें ही पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम का मतलब होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो श्रेणी क्रम हो गया। और अगर मैं समांतर क्रम की बात करता हूँ तो भैया समांतर क्रम कुछ इस तरीके से होता है, यानी इसको आप श्रेणी क्रम भी यानी पार्श्व क्रम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है पार्श्व क्रम, और अगर मैं बात करता हूँ ये हमारा होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कैसा कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि दो चालक तार हैं, मतलब कि एक को हटा लो, दो चालक तार हैं जिनको सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और इनके जो पदार्थ की लंबाई होती है उसको समान रखते हैं, तो क्या होता है कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, यानी ऊष्मा हमारी जो H होती है ना, H बराबर ऊष्मा होती है, तो इसका मान कितना होगा। तो इसके मान की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मान रेशियो में निकलता है और वो होता है 4:1। तो क्वेश्चन के सही ऑप्शन में अगर नज़र डालेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, वैसे 4:1 तो कहीं दे ही नहीं रखा है, तो इसको बना लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को 4:1। ठीक है, 4:1 इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 4:1 यानी 4:1 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरीके से इस पूरे पेपर के हमने टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए, यानी पूरे जितने भी एमसी क्वेश्चन थे, MCQ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, हमने वो सारे आपको बताए। हमने हर एक चीज़ डिस्कस की, चाहे वो फिजिक्स की हो, बायोलॉजी को हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, हर एक चीज़ हमने डिस्कस की। ठीक है, तो अब हम उसी तरीके से अब डिस्कस करेंगे हम उन क्वेश्चंस को भाई जो आपके बोर्ड एग्जाम में वर्णात्मक क्वेश्चन के रूप में आते हैं और आपको टोटल 50 अंक देकर जाते हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होते हैं 50 नंबर वाले क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है इन क्वेश्चंस पर कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे उपखंड का को। ठीक है भाई, सबसे पहले डिस्कस करेंगे उपखंड का को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर नजर डालेंगे, कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिएगा। अब देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो याद कर लेना कि भैया 2-2 नंबर के या फिर 1-1 नंबर के या फिर परिभाषा टाइप के या फिर अंतर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। 1 नंबर का भी आ सकता है, 2-2 नंबर के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखो और इसमें हमारे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग लिखिए। केमिस्ट्री हमारी यहाँ पूछी गई है, तो इस चीज़ को भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री पूछी गई है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग लिख दोगे तो 2 नंबर आपको पता चल जाएंगे, और इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करता हूं
तो आगे क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड दे रखा है कि क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया जाता है। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट समझते हो क्या होता है, मैं बताता हूँ। सिल्वर नाइट्रेट हमारा होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट हमारा ये होता है AgNO3। ठीक है, अब इसके विलयन में हम लोग जब किसको, कॉपर यानी Cu को डुबाते हैं, तो आपको विलयन में डुबाने से क्या होता है, कैसी रिएक्शन होती है, इन दोनों के बीच में किस तरीके की रिएक्शन होती है, वो अगर आप लिख दोगे ना रिएक्शन को, तो 2 नंबर आपको यहाँ पर इमीडिएटली मिल जाएंगे। और ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके परीक्षा की दृष्टि से भाई बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए विनती करता हूँ भैया नोट कर लेना हर एक क्वेश्चंस को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर भी कर देना भाई, क्योंकि आप अगर किसी का भला सोचेंगे तभी सबसे पहले आपका भला होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। यानी ये हमारे 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा निस्तापन और भर्जन में अंतर पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया ना कि जब भी कभी क्वेश्चंस आते हैं ना 2 नंबर 1 नंबर के, तो वहाँ पर अंतर आता है, परिभाषा आती है। ठीक है, और पूछ लिया जाता है, रिएक्शन आ जाती है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में आ जाता है संतुलित कीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें आपको मैं मॉडल पेपर के ज़रिए करा रहा हूँ। तो एवरी क्वेश्चंस अगर आप एवरी मॉडल पेपर अगर आप देख लेते हो, ईजिली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को नोट करो, निस्तापन और भर्जन में अंतर। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन नोट करो, 2 नंबर मिलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए और उदाहरण भी दीजिएगा। तो नोट कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करें। तो आगे हमारा प्रश्न नंबर तीसरा दे रखा है कि समूह अथवा मूलक से आप क्या समझते हो। तो समूह हमारा क्या होता है और मूलक क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर देखिए परिभाषा वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए समूह अथवा मूलक से आप क्या समझते हो, यहाँ पर आपको डेफिनीशन देनी है, परिभाषा देनी है। और क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हो, इसकी भी आपको परिभाषा देनी है। तो 2 नंबर में 3 चीज़ें आपकी पूछी गई हैं भाई। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है। 2 चीज़ें पूछी गई, इसका मतलब ये नहीं 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। हर एक प्रश्न देखो, 3 नंबर क्वेश्चन देख लो। ठीक है, आप यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन देख लो, आप यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के थे। यानी हर क्वेश्चन में 2-2 प्रश्न आए थे, 2-2 नंबर के आए थे। यानी एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का था। ठीक है, तो 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और तीसरे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक डिस्कस कर चुका हूँ, दूसरा प्रश्न मैं देखने वाला हूं, जो कि है हाइड्रोकार्बन की ज्वलन अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन, 2 नंबर का ये क्वेश्चन नोट कर लो भाई, काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा थोड़ा अलग है। यह हमारा लॉन्ग 6 नंबर का क्वेश्चन होता है और देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है 6 नंबर में। तो सबसे पहली कंडीशन कि भैया एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको भैया बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। जैसे कि मिसल क्या होता है, परिभाषा दीजिए। इसको परिभाषा आप दे दोगे कि ये क्या क्या होता है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको, और इसको मैं समझाता भी हूँ। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिख लोगे कि मिसल क्या होता है। फिर इसके बाद इसका साबुन की निर्मलीकरण, यानी साबुन की जो निर्मलीकरण, यानी इसको मैं लिखूँ सही शब्दों में तो ये निर्मलीकरण ऐसे होता है, निर्मलीकरण। तो साबुन की जो निर्मलीकरण प्रक्रिया होती है ना, इसका क्या महत्व होता है, इस निर्मलीकरण की प्रक्रिया का आपको चित्र भी बनाना पड़ता है। तो बहुत रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 नंबर में इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाना भाई, आपको 2026 के सेट में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं करना चाहते ना परीक्षा में, मैं तो कहूँगा आप इसको तैयार कर लो भाई, इसको भी तैयार कर लो। और अथवा में जो मैं आपको ये बताऊँगा अभी, इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, तो देखो अथवा में क्या होता है, 2 चीज़ें आती हैं। या तो आप 2 से 3 लाइनों का एक बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन कर सकते हो, या तो आप ये बड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन ना करके, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो जो कि 1-1 नंबर के आते हैं और होते बहुत आसान हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो सबसे पहले देखो आपको दे रखा है ये वाला IUPAC नेम। ठीक है, पहला नंबर जिसका आप लोगों को यहाँ तक दे रखा है। दूसरा IUPAC आपको यहाँ तक दे रखा है। तीसरा IUPAC आपको यहाँ तक दे रखा है। ठीक है, चौथा IUPAC आपको यहाँ तक दे रखा है।
पांचवा आयुपेशी आपको केवल इतना दे रखा है और छठा आयुपेशी आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक दे रखा है। तो देखो ये आयुपेशी बहुत आसान होते हैं, अगर आप इनको करने का बनाने का तरीका समझ जाते हो ना, कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना, तो बहुत आसान होते हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, आयुपीएससी वाले। तो उम्मीद करते हैं भैया कि आपको केमिस्ट्री में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे फिजिक्स और आगे बायोलॉजी को, ठीक है। तो क्योंकि केमिस्ट्री तो डिस्कस कर ही चुके हैं, 4 नंबर 6 नंबर हर चीज़ डिस्कस कर चुके हैं ना, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का अगला उपखंड है और उपखंड हम लोगों का खा है। तो खा में देखिए सबसे पहले फिजिक्स हमारी नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी है, तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लेना। तो देखिए बायोलॉजी में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन में हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है भाई, 3 क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है कि वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसकी परिभाषा लिखिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि यकृत के 2 प्रमुख कार्य लिखिएगा। तो यकृत जो हमारा होता है यानी रुधिर जो हम लोगों का होता है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए के आपको क्या करने हैं, 2 प्रमुख कार्य लिखने हैं, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना सारे क्वेश्चंस को और तैयार करके नोट करना, यानी कि इनके आंसर जरूर तैयार कर लेना, ठीक है भाई। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र की परिभाषा लिखिएगा और पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाता है और कभी कभी ये क्वेश्चन केवल 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। तो भैया 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्पों में निषेचन को प्रदर्शित करने के लिए, जो पुष्प होते हैं ना, इसमें निषेचन की जो प्रक्रिया होती है इसको प्रदर्शित करने के लिए स्त्री केसर की लंब काट का, स्त्री केसर के जो लंब होता है ना, इस काट का, लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका वर्णन कीजिए। तो 4 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न और लगभग मैंने देखा 2023, 24, 25 के सेट में तो लगभग हर से दूसरे से तीसरे सेट में ये वाला क्वेश्चन जो भारी भरकम दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है और ऐसे ही क्वेश्चंस हम लेते हैं जो कि आपके बोर्ड में बहुत आते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए लास्ट के क्वेश्चंस आ चुके हैं, यानी फिजिक्स बायो की लास्ट के क्वेश्चंस हैं। 7 नंबर हमारा बायो का लास्ट प्रश्न होता है और ये भैया टोटल 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? टोटल 6 नंबर का। 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं भाई। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुनरुद्भवन और मुकुलन में विभेद का मतलब होता है अंतर, ठीक है। तो विभेद आ जाए या फिर विभेद, अंतर आ जाए या तो विभेद आ जाए, तो दोनों मतलब एक ही होते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 अंतर तो लिख ही देना। इसके बाद दूसरा जो अंतर है वो हम लोगों का है स्वपरागण और परपरागण में विभेद यानी अंतर, तो 4 अंतर कम से कम इसमें भी आप लिख देना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि रुधिर एवं लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो 2 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। तो हर एक क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के थे और उम्मीद करता हूँ भाई सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ और मैं ये मान के चल रहा हूँ आप इनको तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने इनको एक बार तैयार कर लिया ना तो आपको फिर 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो फिर मैं वही चीज़ बता रहा हूँ भाई कि अगर आप लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं करना चाहते बोर्ड में तो एक भारी भरकम क्वेश्चंस आता है उसको कर लेना। लेकिन मैं यह कहूँगा सबसे पहले अगर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं को आप करना। अगर आपको इनको नहीं आते ना फिर एक भारी भरकम क्वेश्चन तैयार कर लेना। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है ये प्रश्न भी कि हृदय क्या है, कि भैया हमारा जो हृदय है ये क्या है, समझाना है कि यह पंप के समान कार्य कैसे करता है, ये समान कार्य क्यों करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो 6 नंबर में भारी भरकम क्वेश्चन है, तैयार कर लेना भैया, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए उपखंड गा। तो उपखंड गा की अगर मैं बात करता हूँ तो भैया उपखंड गा में देखिए हमारे यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये हमारी फिजिक्स पूछी गई है, यानी इस खंड में हमारी फिजिक्स पूछी गई है
और फिजिक्स में हमारे क्वेश्चंस पता कैसे आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो देखिए फिजिक्स में हमारे क्वेश्चंस 3 तरीके से आते हैं। डेरिवेशन पूछा जाता है भाई, डेरिवेशन आता है, ठीक है। इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो कभी कभी डिफिनीशन टाइप वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। डिफिनीशन टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो देखिए 4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका पूछा गया है न्यूमेरिकल, जिसको आपको तैयार ज़रूर करके जाना है। क्वेश्चन आप लोगों का है कि एक लंबाई के यानी 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1 मीटर लंबाई का कोई चालक तार है जिसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसे 2 न्यूटन एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल यानी F की गणना कीजिएगा। F बराबर IBL साइन थीटा। इस क्वेश्चन के मतलब इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इसको आप देख लेना गूगल से, यूट्यूब से, डाउनलोड से, कहीं से इसका आंसर ढूंढ लेना और इसको तैयार कर लेना। और होता क्या है कि इसमें कुछ कंडीशन दी जाती हैं, जैसे साइन थीटा जो होता है ना, ये साइन थीटा इसीलिए आता है कि कंडीशन होती हैं। चालक के अगर लंबवत हो, लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर हो, तो ये आप तब इसका मतलब कि तब बल क्या कार्य करेगा आपको वो बताना है। इसके बाद देखिए आगे 2 और केसेस आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आगे 2 और केसेस की, तो देखिए क्या होता है कि जब जो हमारा चालक तार है, ठीक है, क्षेत्र के समांतर हो यानी 0 डिग्री का कोण बनता हो, ऐसी कंडीशन में F हमारा क्या होगा। और दूसरा हमारा आता है लास्ट आता है तीसरा नंबर कि चालक क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री कोण बना रहा हो, यानी कि कोण हमारा इस बार जो डिग्री दे रखा है वो 60 डिग्री है, तो तब हमारा F क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, F बराबर IBL साइन थीटा ये लगाएंगे और इससे आपको इस क्वेश्चन को यानी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है भाई। चलिए अथवा में देखिए अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते तो देखिए होता क्या है कि आपके बोर्ड में 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि डेरिवेशन भी आ सकता है, प्रूविंग क्वेश्चन भी आ सकता है, डेफिनीशन क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, तथा दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी ये हमारा परिभाषा टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का? परिभाषा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना भाई, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 9 नंबर में। एक तो ये क्वेश्चन है और दूसरा हमारा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो यहाँ पर आपको इसका चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसकी कार्य विधि आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और उसका सिद्धांत लिखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको उसका जो संरचना है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये हमारा डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन होता है, डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर आप ये भारी भरकम क्वेश्चन मत समझना, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो न्यूमेरिकल नहीं करके आते हैं और पूरे में पूरे नंबर लाते हैं फिजिक्स में, क्योंकि उनके इस टाइप के क्वेश्चन बहुत तैयार होते हैं, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। तो मेक श्योर ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र वाला जो जिसका सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि पूछी जाती है ना, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसको आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका एक न्यूमेरिकल है, 4 नंबर में आता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, मेरे हिसाब से आप यही करना अगर पेपर में आ जाए, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते आप न्यूमेरिकल को भी कर सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में अलग से भी आ सकता है, ठीक है, अलग से भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए 6 नंबर में लास्ट में एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का फिजिक्स में, और 2 दिए होते हैं, जैसे कि ये दे रखा है और ये दे रखा है। करना इसमें भैया एक ही होता है, एक चीज़ आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा सेम डेरिवेशन वाला है और ये क्वेश्चन सेम हमारा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। कुछ न्यूमेरिकल टाइप का है, कुछ आप लोगों का इसमें प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन है, तो दोनों से मिक्सचर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हम लोगों का पूछा गया कि विद्युत मोटर के सिद्धांत का संरचना, विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है और संरचना है और इसकी कार्य विधि है, इन 3 को बताइएगा और 6 नंबर ले जाइएगा।
और बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ये वाला क्वेश्चन विद्युत मोटर और एक ये वाला विद्युत धारा जनित्र, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो दोनों को आप तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि जब दो प्रतिरोध, जैसे कि एक 3 ओम दे रखा है और एक 5 ओम का दे रखा है, कह रहा कि इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और फिर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो दो कंडीशन दे दी गई हैं और इसके बाद आगे देखते हैं। तो बस समाप्त, पूरा पेपर आपका समाप्त हो गया है। और हर एक चीज़, चाहे वो आपकी फिजिक्स की हो, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री हो, भाई हमने हर एक चीज़ डिस्कस की। और आज के इस क्वेश्चन पेपर को समझने के बाद हर एक स्टूडेंट का क्वेरी सॉल्व हो गया होगा, डाउट सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और एक चीज़ मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर आपने विज्ञान के हर एक मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया ना, तो गारंटी दे रहा हूँ कि 95+ लाने से आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि ये वो मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ जो बोर्ड में हर साल जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये मॉडल पेपर आपको पसंद आ रहे होंगे, इनके क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।